लेक्चर नंबर 3 डेट डाल लो। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और 5 से 6 सवाल आ रहे हैं। मॉडर्न के 5 से 6 आ रहे हैं, 10 से 11 सवाल आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, ज्यादा वेटेज है। लिखें नॉलेज बूस्टर। आज नहीं पढ़ाऊं क्या? घर जाओगे? ऐसा तो नहीं है ना घर जाओगे? तो चलो पढ़ा दूं आज। चलो आराम से खुश होकर पढ़ लीजिए, हेडिंग डालिएगा नॉलेज बूस्टर। चलो अब हम सभी जानते हैं, लाओ प्यार से पढ़ेंगे आज। हम सभी जानते हैं सब बदमाश हो गए हो, 3-4 छड़ी मंगानी पड़ेगी। छड़ी होती है ना वो मारने वाली है। नॉलेज बूस्टर लिखें। अब सीखें, जैसे मेरे पास एक क्यूबिकल वायर है शेप में, और ये इसका लेंथ A है, ये वाली साइड B है, ये साइड C है। अब आप सुनते जाइएगा, R बराबर रो एल बाई, आपको याद है, पर R बराबर रो एल बाई ए में अब L कौन सा लोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझिएगा अच्छे से। अब मैंने क्या किया, टर्मिनल्स को चेंज किया है। सब लोग बोर्ड पे देखें, एक बार टर्मिनल लगाए यहां और यहां, एक बार टर्मिनल लगाए नीचे और ऊपर, और एक बार लगाया आगे और पीछे। बच्चों तीनों ही केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। बस वही मुझे आज समझाना है 6-7 सवालों में। तीनों आप चित्र बना लीजिए अच्छे से और पूरा फोकस करिए। चैप्टर आसान है, क्लास में अच्छा फोकस कर लोगे तो सवाल खूब बन जाएंगे। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 80, 90, 95 सवाल क्लास में हो जाए, घर पर भी करेंगे और बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से फोकस करिए, सरल चैप्टर है, कहीं टेंशन नहीं आएगी। अब हम सभी जानते हैं आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब पता है टर्मिनल लगाने का क्या मतलब है? टर्मिनल का मतलब है करंट पॉइंट ए से एंटर करेगी और पॉइंट बी से निकलेगी। अब जरा सोचना, करंट को कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ा, ए से एंटर बी से निकला, क्या ए ट्रेवल करना पड़ा? और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ये वाला होगा? क्रॉस सेक्शन। तो बताइए आर बराबर रो एल बाई ए, ये तो है मुझे रटा हुआ। आर बराबर रो एल, कितनी लंबाई? लंबाई हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर होती है, लंबाई हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल। जैसे जैसे ये डस्टर की बात देखना, फील करना, अच्छा सवाल फेमस है, ये डस्टर है। अब मैंने किनारे यहां लगा दिए, किनारे का मतलब होता है यहां से करंट एंटर होगी, यहां से करंट निकलेगी। अब आप बताइए मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो लंबाई कौन सी लेंगे? पता है ये वाली, करंट ऐसे जा रही है, ये पूरी लंबाई। एरिया कौन सा लोगे? एरिया ये वाला। सोचो अगर मैं वायर यहां और यहां लगा देता तो पता है कौन सा लेते? लंबाई ये छोटी वाली, और एरिया ये पूरा क्रॉस सेक्शन। आपको क्यूब से और अच्छा फील आएगा, आप परेशान मत होइए। लंबाई लंबाई कितनी? ए, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहे ये लो चाहे वो लो, एक ही बात है, कितना आएगा बताओ? लंबाई इंटू चौड़ाई, बी इंटू सी। आप नहीं रटे इसलिए मैंने तुरंत 2 सवाल और बना दिए। अब थोड़ा जूम करके देखिए, जूम करके देखिए, आराम से समझिए। इस वाले में बताइए, बताओ करंट कहां से एंटर हो रही है? ए से। महसूस करो कहां जा रही है? बी में। ए से निकलकर बी में, तो बताओ कितनी लंबाई चली? कितनी लंबाई चली? सी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, जो आपकी इच्छा हो। तो आर बराबर रो एल बाय ए, ये तो है रटा हुआ। आर बराबर रो लंबाई, सी एरिया, ए बी। अच्छे से लिखिए। तो याद करिए लंबाई हमेशा कहां मेजर होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काम आएगा
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काम आएगा। बोलो, ये सोच सकते हो? बताओ, कोशिश करो। पता कहां से आ रही है करंट? उस दीवार से, पिछली दीवार से। और कहां जा रही है? इस दीवार में बाहर। तो कैसे जा रही है देखना, ऐसे वाली। कितनी चलेगी बताओ? बी चलेगी, बी। समझ रहे हो? ऐसे एंटर हुई, पीछे से निकल गई, बी। एरिया ये सामने वाला, सामने वाला। एल बी, एरिया ए सी। बात को समझिए, तीनों चित्र का उत्तर अलग अलग है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने टर्मिनल्स कहां लगाए हैं, किसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस पूछना चाहते हो। बोलिए, बढ़े क्या आगे? थोड़ा जल्दी आओ फटाफट। आज दो ईएलपी 100% होनी चाहिए। तीसरी ईएलपी तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब दो के डाउट आउट सब क्लियर, तभी मजा है। लगातार 10 ईएलपी लेते जाओ, सॉल्व करो नहीं, डाउट पड़े रहे, फिर फायदा नहीं है। 100% पूरी सॉल्व हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तभी ईएलपी नंबर 3 बोलेंगे भाई को बांटने के लिए। तो क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, अरे यार सब डाउट क्लियर हो रहे हैं, नहीं तो डाउट रह रहे हैं, पेंडिंग चल रहा है, तो फिर क्या खुशी नहीं मिलती है। आधे अधूरे सवाल अटके पड़े हैं, मेटेरियल आगे से आगे मिल रहा है, करोगे क्या? चीज एकदम बढ़िया आनी चाहिए। अब सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है पूरा, ये सॉलिड सिलेंडर, ये टर्मिनल है ए और बी। अब आपसे पूछा गया है, बताइए इसका रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा? रटा हुआ वही है 10वीं वाला, बस अलग अलग तरीके से मैं आपको लगाना सिखा रहा हूं। आर इक्वल टू रो एल बाई यही लगाना है, कैसे लगेगा वो सोचिए। फॉर्मूला वही है, अब 3 बार लगा चुके हो, 2 बार और सीखोगे तो मजा आ जाएगा। सोचो, लंबाई करंट के अलोंग नापी जाती है, करंट कहां से मेजर हो रही है? ए से एंटर, बी से निकल रही है, तो सोचो ना, ए से जा रही है, बी से निकल रही है, तो कितनी लंबाई? एल, एल एल ही रहेगा। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब इसमें मजा आएगा, जरा सोचो, बीच में से तो खोखला है, तो खोखले में से कैसे करंट पास होगी? कंडक्शन करंट को तो पास होने के लिए मीडियम चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट को पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के लिए वहां मटेरियल का होना आवश्यक है, तो बीच वाले हिस्से में से करंट जाएगी नहीं। तो वापस पहले रटा हुआ लगाया, आर बराबर रो एल बाई ए, पहले तो ये लगाया। सब सवाल आप इसी से शुरू करा रहे हो, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला यही है, आर बराबर रो एल बाई ए। अब एल बताओ, करंट ए से एंटर हुई, ए से एंटर होकर कहां से निकल रही है? बी से, बी से निकल रही है, तो कितनी चली? एल चली। एरिया बताओ, एरिया, टोटल एरिया में से अंदर का एरिया घटा दो, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर।
चले आगे। अब थोड़ा से सवाल को कठिन करते हैं। 5 सिचुएशन तो आपने देख ली, अब इसी सवाल को थोड़ा कठिन करते हैं। इसी थिक हॉलो सिलेंडर को देखते हैं। अभी जो आपने ए और बी, अच्छा ए और बी टर्मिनल का मतलब होता है यहां आप क्या लगा देते हैं, एक बैटरी, इसका मतलब ये होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी वो ए और बी का ना बोलकर ए और बी के अक्रॉस क्या लगा देगा, बैटरी। बात वही है, बैटरी लगाने का मतलब ही क्या है, ए से करंट एंटर होती है और बी से बाहर, ऐसा भी बना लीजिए, बैटरी लगा दीजिए ताकि थोड़ा सा और आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब इसी में एक अच्छा सवाल देखते हैं एम्स का। आप देखिए इस खोखले सिलेंडर में आपने बैटरी कहां लगाई थी, किनारों किनारों पर। अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा अच्छा करता हूं, और शायद आपने हीट पढ़ा हुआ है तो आपको याद भी आ जाएगा, वहां कंवर सर ने भी सिखाया था रेडियल हीट फ्लो, अगर याद हो, सेम वही सवाल बनता है हीट ट्रांसफर वाला। ये देखिए ये सिलेंडर है, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है ताकि आपको फील आ जाए। अभी बताइए कहां कहां बैटरी थी, किनारों किनारों पर। अब किनारों पे नहीं लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं इनर और आउटर के बीच में, ए और बी के बीच में बैटरी लगा रहे हैं। देखिए अब टर्मिनल्स कहां हैं बताइए, इनर और आउटर सिलेंडर में। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, बस उसी मामले को आपको समझना है कि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो क्यों, और पिछले 5 सवालों में आपको क्यों नहीं याद आई। बस यही बातों की चर्चा ही फिजिक्स होती है कि यहां क्यों जरूरत पड़ रही है, पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ी थी। बस सॉल्यूशन छापोगे तो मजा नहीं है, पहले अंतर समझो। पहले बैटरी कहां थी पिछले चित्र में, किनारों किनारों पर। अब बैटरी कहां है, इनर और आउटर पे। देख लो एक तार इनर पर है और एक तार आउटर पर है। अब महसूस करो करंट कहां से कहां जाएगी, स्वाभाविक करंट तो ए से बी जाएगी, पर जब करंट ए से बी जाएगी तो महसूस करिए, अगर मैं इसको हीट की तरह सोचूं तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा है बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट कहां से कहां जाएगी, हायर से लोअर। पता है जो एरिया है वो लगातार बढ़ता जाएगा। महसूस करो, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, यहां से देखूं क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, अंदर वाला खोखला है कहां तक, ए तक, बाहर वाला बी रेडियस, ये खोखला है, ये वाला मटेरियल है, देखो आप फील करो, यहां से देख रहे हैं, यहां से, तो क्रॉस सेक्शन देखने पर दो गोले दिखेंगे, देखो दो गोले दिख रहे हैं, अंदर खोखला है, अंदर खोखला है। अब आप महसूस करो, अगर मैं इसको हीट से समझाना चाहूं कंवर सर की स्टाइल से, अंदर हायर टेम्परेचर है तो देखो रेडिएशन ऐसे जाएंगे, हायर से कहां जाएंगे, लोअर। सोचते जाओ क्या एरिया लगातार बढ़ता जाएगा, पहले इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, जबकि पिछले 5 केस में ऐसी नाटकबाजी नहीं हुई। महसूस करो, यहां एरिया उतना था, बीच में से काटोगे तो भी उतना, यहां भी उतना। इसमें देखो यहां पाई आर स्क्वायर, इधर काटोगे तो भी पाई आर स्क्वायर, इधर काटोगे। सॉल्यूशन मत करो, ये लड़ो कि इन 5 सवाल में आपको इंटीग्रेशन क्यों नहीं याद आया। यहां एरिया वही है, यहां से समझो टर्मिनल नीचे से आया, करंट ऊपर से निकल गई, चाहे तो आप जमीन का एरिया देखो, छत का एरिया देखो, या बीच में कोई एक ऐसी दीवार बना दो, क्या सभी का एरिया सेम होगा, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा। इसमें क्यों इंटीग्रेशन याद आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे रेडिएशंस फैलते जा रहे हैं। अगर एक यहां एलिमेंट पार्ट लूं तो देखो एलिमेंट पार्ट ऐसा आएगा, ये देखो मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की रेडियस, इस एलिमेंट की रेडियस क्या ले ली, क्या रेडियस ले ली, स्मॉल एक्स ले लो, स्मॉल एक्स ले लो। देखो लंबाई कितनी आएगी बताओ, लंबाई इसकी पूरी लंबाई तो एल ही आएगी, इसकी थिकनेस मान लो dx। सवाल आईआईटी में आया हुआ है, मुझे पक्का पता है कि नीट में नहीं आना, पर सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बातों को थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ कि अच्छा यार वहां जरूरत नहीं पड़ी थी, यहां इंटीग्रेशन क्यों पड़ रही है। ये थिकनेस dx पक्का पता है मुझे कि आने की संभावना लिस्ट है, पर सिर्फ सिचुएशन आप समझ पाओ, इमेजिनेशन आपका थॉट प्रोसेस आ पाए, इसलिए पढ़ाया जाता है। ये सिलेंडर, ये पर्पल वाला सिलेंडर, ये आपने इमेजिन किया है, देखो आप और खुद सोचो ये अभी यहां है, अगले क्षण और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा, तो मतलब वेरिएबल है। अब बताइए इसके लिए लिख सकते हैं, बताओ कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तरीका वही है, r बराबर रो एल बाई ए रटा हुआ, बस पहला स्टेप काम का है। आपको हमेशा सिखाते हैं, हर चैप्टर में हम जानबूझ के 2-3 सवाल ऐसे कराते हैं जिससे थॉट प्रोसेस डेवलप हो। अब बताओ लंबाई कैसे निकालोगे, केवल पर्पल पे ध्यान दो, केवल पर्पल पे, यहां से एंटर हो, यहां से निकले, यहां से एंटर हो, यहां से निकले, बताओ कितना चले, कितना चले, dx, बहुत सुंदर, dx चले। एरिया बताओ, एरिया पर्पल का एरिया, पर्पल का एरिया बताओ, पाई एक्स स्क्वायर नहीं, पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई ए। क्यों, वो क्यों बताया, बताओ क्यों बताया, क्योंकि वो अंदर वाला खोखला है, वो तो बताना ही पड़ेगा भाई, ये इस पूरे में करंट थोड़ी ना है, करंट तो केवल इधर उधर वाले एरिया में है, तो पूरे पाई एक्स स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर तो हमेशा घटाना ही पड़ेगा। अब बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां, कहां से कहां,
ये पर्पल कहां से कहां जाएगा, ए से बी। इंटीग्रेशन नहीं करना मुझे ना, इंटीग्रेशन सीखना है अभी, बस आपको स्टेप की अप्रोच आनी चाहिए कि यार स्टेप की अप्रोच क्या है। बोलो क्या क्या कुछ हवा लग रही है, तेज बोलिए। कौन सा नहीं आएगा, करंट कैसे पास हो रही है, हाँ कौन सा सरफेस एरिया आएगा, इन्होंने अच्छी बात पूछ ली अभी, कौन सा सरफेस एरिया आएगा, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में अंतर है, यही 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 सोचना है। तो सर एरिया कौन सा ले रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे। एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जरा सोचो इन सवालों में देखो, एरिया कौन सा है, एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर आप इन सब में आपको समझ में आ रहा है, यहां समझ में आ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां सोचिए ये जो सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर से देखोगे तो यहां से रेडिएशन निकल रहे ना भाई, सोच के देखिए, क्या यहां से रेडिएशन नहीं निकल रहे क्या रेडिएशंस, तो कौन से एरिया से रेडिएशंस निकल रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल पार्ट से निकल रहे हैं, और सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया ये नहीं होगा, क्या होगा बताइए, 2 पाई आर एच, और एच नहीं एल, 2 पाई आर एल। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पेन है, पेन है ये पेन, अब बताइए ये पेन है, तो यहां इस पूरे से रेडिएशंस निकल रहे हैं, पूरे से रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो ये पूरी कर्व पार्ट का एरिया लोगे ना, पूरे कर्व पार्ट का एरिया लोगे ना, कितना होगा कर्व पार्ट एरिया, 2 पाई आर एच, सिलेंडर के कर्व पार्ट का एरिया। ये वाली गलती, ये गलती ये नहीं होगी। अगर यही मैं कल कराऊंगा, अगर यही मैं आपको एक स्फेरिकल देता, थिक होलो देता, तो कोई बताएगा अब ये स्फेरिकल है, अब एरिया कौन सा लेंगे, अब एरिया लेंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि ये सिलेंड्रिकल है तो एरिया कौन सा लिया जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट का। अब बताओ क्या लिखा जाएगा, कोशिश करो, r बराबर रो l नहीं dx अपॉन 2 पाई r, रेडियस कितनी इसकी x इनटू लंबाई l, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, a से b, खत्म। नहीं आई बात समझ में, बढ़िया बात है। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, इसलिए वहां लिख दिया इंटीग्रेशन नहीं करना, क्यों पता तो वैसे इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन ये टर्म आई, क्या ये कर सकते हो इंटीग्रेशन, बता कैसे करोगे, बाकी सब कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का log x, 1 अपॉन x का log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोचिए यही स्टेप समझने का है, यही स्टेप समझने का है। महसूस करिए सिलेंडर है, सिलेंडर से हीट निकल रही है, मैंने हीट शब्द क्यों बोला, वो जल्दी दिमाग में बैठता है, अंदर टेंपरेचर जाता है, बाहर टेंपरेचर कम है, तो पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन से एरिया हीट निकल रही है, तो पूरा उसका एरिया कितना होगा, कर्व पार्ट का 2 पाई आर एच, एच होती है हाइट, हाइट कितनी है एल, वो कटा हुआ रहेगा तभी उसके नंबर है, सीधा सही सॉल्यूशन छाप लोगे तो उसके नंबर नहीं है, कटा हुआ रहेगा तो जब भी रिवाइज करोगे तो वहां ध्यान जाता है एक बार, अच्छा यार ये गलती होती है, आया नहीं है, जेई मेन का सवाल है, पेपर में पहले आया हुआ है, तब अपन को आइडिया होना चाहिए। बोलिए आगे बढ़े क्या, लिखें जल्दी आओ। मॉड्यूल के साथ साथ सवाल करने भैया, छोड़ना मत, सॉल्व एग्जांपल, कॉन्सेप्ट बिल्डर बहुत जरूरी है, मजा भी आएगा आपको सवाल समझने में। आओ लिखो कॉन्सेप्ट्स, चलो अब खूब सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, बताना कितने फॉर्मूले याद हैं, चलो मोबाइल छोड़ो बोर्ड पे देखो, फॉर्मूले बताते जाना। फेमस फॉर्मूला I बराबर एन ए ई वी डी, याद करिए, एन 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 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद करो। अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, जनरली वायर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, तो इसका वॉल्यूम बता सकते हैं, वॉल्यूम एरिया ए है, तो बताओ एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा ए इनटू एल। इनसे खेलो नहीं तो परेशान होगे, छोटे एन और बड़े एन में अंतर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आपको एक मोल कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था, देखो पन्ना पलटो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाया था पर यूनिट वॉल्यूम, रो एन ए बाय एम डब्ल्यू आया था, देखो तो आपके बैच में हुआ था क्या ये वाला सवाल, पन्ना पलट के देख लो, देखो तो नहीं हुआ सिखा देता हूं, देख लो पन्ने पलटो, नहीं सब कंफ्यूजन है तो एक बार देख लेते हैं, सबका ओके होगा तभी करेंगे, देख लो अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो वापस बता देता हूं। देखो मिल गया क्या ये वाला मोल कॉन्सेप्ट मिल गया ना, पन्ना पलटो, ये फॉर्मूला आ रहा है, बीच में सॉल्व किया होगा, रो एन ए बटा एम डब्ल्यू आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए थे, याद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, तो ये होता है रो एन ए बटे एम डब्ल्यू, यहां पे रो क्या है डेंसिटी, ये डेंसिटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है। और बताइए J बराबर क्या होता है सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए E E बटे m इनटू टाउ, सब जरूरत पड़ेगी, जितना बढ़िया याद होगा उतना सॉल्व करने में मजा आएगा। J का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया, J बराबर I बटे A, ओम्स लॉ डेल्टा V बराबर I R, R बराबर रो L बाय A, स्ट्रेचिंग के सवाल में R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, खूब सवाल मिलेंगे ये पेपर के, TLP नंबर 2 करना बहुत जरूरी है। और 10वां बराबर आइए, अब देखो 2 लेक्चर में इतने सारे फॉर्मूले आ गए, आप इनको करोगे तो इनसे डर हटेगा, जिनको याद है वो तो फटाफट लिख रहे हैं, तो सोचोगे करोगे तो याद होते रहेंगे, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं, आपने समझ लिए पढ़ लिए, अब आपको एकदम सीधे याद होने चाहिए तभी मजा है। फिर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आज इस पे सवाल भी कराऊंगा, ये सब खतरनाक याद होने चाहिए, खतरनाक याद है तभी चलेगा। ये रो मटेरियल लिख दो, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे, क्योंकि रो तो पूरे चैप्टर में क्या चलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, इसको रो मटेरियल लिख दो,
नहीं तो क्या परेशान हो जाओगे। रो पूरे चैप्टर में स्टैंडर्ड होता है, करंट में रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वहां रो एन कर दो मटेरियल की डेंसिटी, नहीं तो उलझोगे जबरदस्ती। चलो अब ईएलपी निकालो। ईएलपी के सारे अच्छे अच्छे सवाल जो आपके अटके हुए हैं सब बता देता हूं मैं आपको, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर। ईएलपी निकाल लीजिए, जो जो उलझे हुए सवाल हैं सब कर लो। क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाते हैं ना, तो अपन को आगे ईएलपी करने का भी मन लगा रहता है कि हाँ यार सब चीजें चलती जा रही हैं। चलो सारे अच्छे अच्छे सवाल कराता जा रहा हूं। ईएलपी लाइयो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सवाल लिख लीजिए जैसा आपको ओके लगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए ईएलपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ईएलपी नंबर डाल लें, सवाल नंबर डाल लें। जितने भी कठिन सवाल हैं आज सब आपके डाउट क्लियर कर रहा हूं। अब इतना उटपटांग सवाल है, आइडिया नहीं लग रहा कि करें तो करें क्या, कोई रटा रटा है फॉर्मूला नहीं दिख रहा। तो हर बार सवाल ऐसा नहीं आता परीक्षा में कि सीधा आपको याद आ जाए, थोड़ा उसमें फाइट मारनी पड़ती है। ईएलपी 2 का पहला सवाल है, अब कैसे सोचना है वो बता रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, सोचना सिखा रहा हूं। मोमेंटम, अरे यार मोमेंटम, मोमेंटम होता है m into v। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट से चलते हैं, m into vd। ठीक है यार, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, उसमें तो भयंकर होते हैं। माना n इलेक्ट्रॉन है तो n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने टोटल पूछा है, p टोटल बराबर हो गया n m vd। अब दिमाग क्या कह रहा है, सर तीन चीजें लाओ, n लाओ, m लाओ, vd लाओ। प्रश्न में तीनों ही नहीं है, ना ड्रिफ्ट है ना n है, तीनों ही नहीं है। तो थोड़ा सा फिर अपन को अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि यार ड्रिफ्ट कहां से लाऊं। I बराबर n a e v d, याद करो। तो यहां से vd आ जाएगा I बटे n, I बटे n a e। अब vd I, n क्या होता है, n अभी सिखाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a e, a से a हट गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई I l बटे n e। कुछ कुछ हो रहा है देख लेते हैं, नहीं होगा कोई टेंशन नहीं, कई सवाल नहीं होते उसमें दिक्कत क्या है, वैसे परेशान होना होता है। अरे सर सैकड़ों सवाल है मेरे पास जो नहीं हुए, एक और जुड़ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना होता। vd को पुट कर दें, vd को पुट कर दें तो n m vd की जगह I l बटे n e। बता n से n भी कटा तो m I l बटे e। अब बता क्या कुछ कुछ चीजें हैं क्या, क्या क्या है बता। इलेक्ट्रॉन का मास रटा हुआ है तुझे 9.1 into 10 की पावर माइनस 31। करंट 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 है 60, बहुत बढ़िया। लंबाई 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6। वाह वाह भाई वाह, सारी चीजें आ गई। एम आई एल बटे ई, दिस इज टी टोटल। ये वीडी नहीं, गलत लिख दिया, यहाँ क्या आएगा टी टोटल। तो जरूरी नहीं है सवाल आपका सीधा फॉर्मूला रटा हुआ है, पर आपको इसको रखना चाहिए। क्यों रटे, जब 15 साल में एक बार आया भाई तो एक नया फॉर्मूला क्यों रट रहे हो, मत रटो, परीक्षा में सॉल्व कर लो। क्योंकि ये मैंने आपको क्यों रटवाया, देखो ये क्यों रटवा रहा हूं, क्योंकि भाई 10 बार सवाल आए हैं, ये P2 में तुमने देखे होंगे सीधे सवाल हैं, ये क्यों रटवा रहे हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, वो नहीं कह रहे याद करने को, क्योंकि यार एक प्रश्न आया, एक प्रश्न के लिए कोई ट्रिक बनाई नहीं जाती। अब रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो P टोटल मास 9 into 10 की पावर माइनस 31, I 60, लंबाई 1000 बटे इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 90। सॉल्व कर लो, कितना बढ़िया सवाल है। देखो टोटल मोमेंटम निकालना, टोटल मोमेंटम निकालना, देखो तो सॉल्व हो रहा है क्या, आंसर भी मैच करते चलो। 3.37 into 10 की पावर माइनस 8, यही है क्या, देखो 3.37 into 10 की पावर माइनस 8 क्या है, 3.37 into 10 की पावर माइनस 7, सही है क्या, देखो कौन सा ऑप्शन, अच्छा सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। बोलिए पहला ओके सवाल, फिर चलाते चलिए, बढ़िया सवाल था, रिवीजन करने लायक सवाल। डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो जाए, पूरी एलपी तैयार हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा सर, एकदम बढ़िया हो गया, 2 एलपी पूरी तैयार, खुश मन से जा सकते हैं, खुश मन से भेजेंगे आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए पहला हो गया, आगे बढ़े। अगला दूसरा सवाल, क्वेश्चन मत लिखिए, केवल क्वेश्चन नंबर डालिए फास्ट। एलपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए फेमस है, स्टार लगा लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काम का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, डेटा थोड़ा सा कठिन है पर अच्छे से आप सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल। गिवन डेटा लिखें, क्या क्या दे रखा है वो देखें, गिवन डेटा, अपने आप बातें चलेंगी आगे से आगे। गिवन डेटा लिखें, क्या पूछा है, क्या पूछा है, ड्रिफ्ट। तो सोचा यार ड्रिफ्ट के लिए तो आई बराबर एन ए ई वी डी, तो ड्रिफ्ट के लिए आई बटे एन ए ई। अब बातचीत करो, आधे पूरे मन से मत बैठो, क्लास में बैठ गए हो तो फाइटिंग करनी पड़ेगी कि सर वीडी चाहिए,
तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता वीडी के लिए आई चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए? क्या आई दे रखा है क्या? चल भाई आई दे रखा है, चलो सर आई का काम हो गया। ई, हाँ सर ई तो रखा हुआ है, सर दे भी रखा है, चलो सर ई भी हो गया। एरिया, एरिया, अरे सर एरिया भी दे रखा है, एरिया भी। अब कौन गायब है? एन। अभी एन आपको सिखाया था, रो, रो मटेरियल इनटू एनए बाय एमडब्ल्यू। याद करो, कल भी सॉल्व करा के लाया था ना आपको मूल कॉन्सेप्ट का। इसके बिना काम नहीं होगा। मटेरियल की डेंसिटी 5 इंटू 10 की घात 3, एनए 6 इंटू 10 की पावर 23, 6 ले लो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मोलर मास 7, 7 नहीं 10 की पावर माइनस 3, याद आया? याद करो, मोलर मास हमेशा किलोग्राम में रखना होता है। यहां से एन आएगा 6 का पहाड़ा 10, तो 5 इंटू ये -2 ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाएगा +5, 5 इंटू 10 की पावर 28। भाई साहब एन आ गया, अब तो राजा हो गए आप, अब तो राजा हो। आई, आई 4, एन 5 इंटू 10 की घात 28, एरिया, एरिया 10 की पावर -6, ई पे 1.6 इंटू 10 की पावर -90। हो गया। एनसीईआरटी का सवाल है, दिख जाएगा 5 मई को, और कठिन सवाल है। आई बराबर एनईवीडी भी सोचना है और अलग से एन निकालना है। एन का नाम 5वीं बार और लिख लो, कोई शर्म थोड़ी ना है, अपन को अपनी फिजिक्स की तो हालत पता ही है ना, तो फिर छुपी हुई थोड़ी ना है, तो लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमसे थोड़ा छुपा हुआ, हम तो तुम्हें नस जानते हैं, इतने समय से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए छुपा हुआ नहीं है। वहां लिख लो एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों ही सवाल बेहतरीन हैं, दोनों ही सवाल बेहतरीन हैं। मैं आपको कह रहा हूं ईएलपी बहुत तरीके से डिजाइन है, बहुत मेहनत करी है, एक एक सवाल को कहां रखा जाए, किस ऑर्डर में रखा जाए, उस हिसाब से अरेंज है, और एरर फ्री है मोस्टली, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हां सर गलतियां नहीं है सर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन सा नंबर है अपना ईएलपी का, कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6। बस ऐसे लिख लीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। ऐसे लिख लीजिए, सवाल पढ़िए, खुद करिए। आज मुझे छुट्टी तक दर हटा के भेजना है कि हाँ सर पूरे 40 सवाल सॉल्व हो गए 1 2 के। अभी पढ़ाया शायद याद आ जाएगा आपको। देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर फेस। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। चित्र बनाओ तो मजा आए, चित्र बनाओ तो मजा आए। देखना आप, चित्र बनाओ तो मजा आएगा, देखना आप। ये देखो, ये है आपका 100, ये है आपका 1 और 1 स्क्वायर फेस। बहुत सुंदर चित्र बनाइए। अब आपको फील आएगा लंबाई कौन सी लें, एरिया कौन सा लें। लंबाई कौन सी, एरिया कौन सा? वो कह रहा है अक्रॉस द फेस, यही तो शब्द है अक्रॉस, मतलब किनारे यहां आएंगे, किनारे यहां आएंगे। बताइए लंबाई कितनी, लंबाई कितनी? लंबाई 100, 100 चलना पड़ेगा करंट, लंबाई 100। आर बराबर रो एल बाय ए, रो दे रखा है, लंबाई 100, क्रॉस सेक्शनल एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई 1 इंटू 1 ही है। उत्तर बताइए 4 इंटू 10 की पावर -4। बढ़िया और छोटा सवाल, बढ़िया और छोटा सवाल। चित्र जरूर बनाएं, चित्र का अलग ही आनंद है। बोलिए, सारे करा दोगे क्या? और क्या किसे रखूंगा फिर? अब समय कहां रखने का, अब तो एग्जाम आ रहा है भाई में, अब रखने का कोई मतलब नहीं है, तो सारे कर लो। किसके रखोगे भाई? अब तो परीक्षा आ रही है पास में, बढ़े आगे। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर छाटो, क्वेश्चन नंबर छाटो। कौन सा नहीं है? चलो है, देखो आप काबिलियत हमारी कितनी है, सबके पास ईएलपी है और ये नहीं पता लगा पा सवाल है या नहीं है ये काबिलियत है, ये अनबीटेबल है, ये हमारी मतलब अंदर है कैपेसिटी, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो सवाल लिख लो फटाफट, सवाल लिख लो, सवाल लिख लो फटाफट। आज घर जाके 1 2 और 3 लेक्चर पूरे तैयार कर लेने हैं, 2 2 3 3 लेक्चर साथ तैयार करते चलो, करंट पूरा बढ़िया तैयार हो जाएगा। और फेमस टॉपिक है, अब क्या कह रहा है, रजिस्टिविटी। तो पहले तो रजिस्टिविटी होता क्या ये समझो। रजिस्टिविटी का मतलब रो, छोटी छोटी बातें भाइयों, हमें क्या सवाल का लैंग्वेज नहीं समझ में आता। अगर मैं ये वैल्यू लिख कर दे देता तो आप कर लेते, वो मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल चाहिए लैंग्वेज का। रजिस्ट्री का मतलब रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब खत्म हो गया सवाल। आर बराबर रो एल बाय ए, लंबाई 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें बदल दो, मीटर में। एरिया मिलीमीटर है भाई, मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 और मिलीमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर -6। इसलिए सवाल करा रहा हूं कि आपकी यूनिट कन्वर्जन सही हो। मिलीमीटर स्क्वायर -6 आएगा। और करंट दे रखी है 4 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट, यहां से आर निकाल लो, V बराबर IR। कितना छोटा सवाल और बढ़िया। आर की जगह कितना 2, अब आर रख दो, आर की वैल्यू कितनी 1/2। अब आर बराबर रो एल बाय ए, आर की वैल्यू 1/2, रो पता नहीं, लंबाई 50, एरिया। छोटे छोटे सवाल है, ऐसे ही पेपर में आएंगे, सही फॉर्मूला सही अप्रोच आनी चाहिए। क्या नहीं चमका वो बता, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, V और I की सहायता से R निकालना आना चाहिए। बोलो कितना आ रहा है, रो चाहिए,
इसको वहां भेज दें, 1/2 इंटू 10 की -6, इसको नीचे भेज दें, तो ये तो 100 हो गया, 100 से 100 तो कट ही गया, ये तो जमाना 10 की -6। बोलो क्लियर है? लिखो आगे, हैंग डालो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, हैंग डालो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, हैंग डालिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। अब कल मैंने सिखाया था, फिर बता रहा हूं, मेटेलिक वायर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बताइए जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है, और रो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्स, टॉ कम होगा तो रो, याद है? तो रो हमेशा बढ़ता है फॉर मेटल्स, सेमीकंडक्टर में उल्टा चलता है, याद है? और इस रो का जो फॉर्मूला होता है, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ इसको ऐसा लिख देते हैं, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, दोनों सही है। अब रो नॉट कब है? T नॉट पर, और जब तापमान T हो गया तो उस समय क्या है? रो टी। तो रो नॉट क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट। T नॉट इज अ रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर जनरली ये 0 डिग्री होता है, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर रूम टेम्परेचर पे दे रखा है तो वो होता है, जनरली 0 डिग्री होता है। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और टेम्परेचर T हो गया, उस समय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताइए, रो T। तो चाहे रो का याद करो या आर का याद करो, दोनों फॉर्मूले एक जैसे चलते हैं। अच्छे से देखना, इसमें कंफ्यूजन होता है, परेशानी आती है, तो अच्छे से याद करो, T नॉट है तब रेजिस्टेंस R नॉट है, तापमान बढ़ा के टेम्परेचर T हो गया तो रेजिस्टेंस RT हो गया। एक एक बात याद करो, अल्फा कौन? अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर जब पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे वहां अल्फा नेगेटिव। कॉपर के लिए मैंने कल आपको ग्राफ भी बनाया था, फिर बता देता हूं, कॉपर के लिए रो और टेम्परेचर में ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, सीधा नीट में पूछा गया है, एनसीईआरटी में दे रखा है, जबकि सेमीकंडक्टर का बताया था इनवर्सली प्रपोर्शनल आता है, याद है? पूरा लिख लीजिए, 2-3 सवाल करते हैं इस पर, तब कॉन्फिडेंस आएगा, सारी बात लिख लें। टी नॉट कौन है? टी नॉट रेफरेंस टेम्परेचर, सामान्यतः टी नॉट कितना होता है? 0 डिग्री, और रूम टेम्परेचर पे दे रखा है तो बात ही खत्म। ये कॉपर के लिए है, ये सब प्रैक्टिकल ग्राफ है। नाइक्रोम का एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, प्लीज एनसीईआरटी के पन्ने पलटो, उससे फायदा ही मिलना है, थ्योरी नहीं पढ़ो तो ग्राफ, उसकी हेडिंग, जो उसके डायग्राम्स हैं वो तो जरूर देखो, सॉल्व एग्जांपल, उनसे फायदा मिलना है। ऐसे कैसे सवाल आते हैं? कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा, लिख लो, घबराए मत, कराओ यहाँ पर, हाँ मत घबराओ। ये फॉर्मूला एक स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो अल्फा खुद चेंज हो जाता है, तो स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए ही ये फॉर्मूला बनाया गया है। आज ELP 1-2 पूरी और कुछ नहीं, केवल एक टारगेट, कल कक्षा में आए तो 1-2 100% आनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, सारे ग्राफ बना लो, सारी बातें काम की हैं। ये छोटा सवाल है भाई, सिर्फ यही पूछ लिया गया, मेटल का अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। ये ग्राफ नीट में पूछ लिया गया, रो टेम्परेचर का ग्राफ सीधा टिक लगाना है, सेमीकंडक्टर का पहले बना दिया। अससन रीजन का सवाल ये रहा, टेम्परेचर बढ़ाने पर पॉलीजन की संख्या बढ़ जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। इस स्लाइड से 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं, ग्राफिकल, कंसेप्चुअल, अससन रीजन, न्यूमेरिकल, पूरे आर्टिकल काम का है ये, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। कोशिश करो, जब तापमान T नॉट है उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू R नॉट है, ऐसे बोलोगे तब फॉर्मूले से दोस्ती होगी। जब टेम्परेचर बढ़ाकर T कर दिया उस समय वायर का रेजिस्टेंस RT, R नॉट T नॉट पर है और RT T पर है। अल्फा कौन है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव। नहीं आ पा रहा, करें 2-3 साल करें इस पे, चलो लिखो, पहला लिखो, बोलो समझना है? पहले सवाल समझो, 5 ओम 50 डिग्री पर, 7 6 ओम 100 पे, तो 0 डिग्री बताओ, तो बताओ 0 डिग्री पर कितना होता है? R नॉट। अब दो बार इक्वेशन बनाओ, दो बार बनाओ, पहले क्या बनाओगे बताओ? 50 डिग्री पर 5 ओम। अब ईमानदारी से एक बार बनाना सीखो, पहले इक्वेशन लिखी, RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब परेशान मत हो, अच्छे से बता, R नॉट नहीं पता जी सर, ठीक है, अल्फा नहीं पता सर, T पता है कितना डिग्री? 50, T नॉट 0 और 50 डिग्री पर डिस्टेंस 5, तो पहली इक्वेशन आ गई 5 बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू 50, ये पहली आ गई। अब बताओ दूसरी कब बनाओगे?
100 डिग्री पर 6 ओम। फिर लिखो, लिखोगे तभी डर हटेगा, ऐसे हार नहीं मानी जाती कि सर नहीं आ रहा, सोचा जाना है। अब बताओ टी नॉट क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आर नॉट होता है, आर नॉट पता ही नहीं है, अल्फा पता ही नहीं है, टी 100 है, टी नॉट 0 है और आर टी 6 है। बताओ क्या करें? दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो अल्फा आ जाएगा, या आर नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जो अच्छा लगे, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा और आर नॉट की वैल्यू उठा के रख दोगे तो भी आ जाएगा। डिवाइड करने से आर नॉट तो कैंसिल, तो 5 प्लस 500 अल्फा बराबर 6 प्लस 300 अल्फा, तो 200 अल्फा बराबर 1, अल्फा 1 बटा 200 आ रहा है भाइयों, भाइयों अल्फा 1 बटे 200, पर अल्फा तो पूछा ही नहीं है, अल्फा को उठा के कहीं भी रख दो, अल्फा को उठा के कहीं भी रख दो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों को घटा दो, डिवाइड कर दो, जो भी काटा कूटा करो, खूब तरीके। फॉर्मूले के साथ दोस्ती करो, फॉर्मूला कठिन है, दोस्ती करो ना। टी नॉट, सामान्यतः टी नॉट कितना माना जाता है? 0 डिग्री, टी नॉट का रेजिस्टेंस आर नॉट, गर्म करने के बाद टेंपरेचर हो गया टी, उसका रेजिस्टेंस आर टी। नहीं तो टी नॉट तो फिक्स है ना, 0 डिग्री है, और क्या ऊपर लिखा है तो सही इतना, ये नहीं लिखा है मुझे, क्या है कितना कितना 4 आ रहा है क्या? किसमें रखूं, इसमें या उसमें? नहीं तुम बताओ किसमें रखें, पहले में रखूं इसमें। इक्वेशन 1, तो 5 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 बाय 200, तो ये हो गया 4, 1 प्लस 1 बटा 4, 5 बटा 4, 5 से 5 4 ओम आ रहा है, 4 ओम 4 ओम, पक्का? साल कठिन है, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए भाई, थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है। फॉर्मूले तक पहले दोस्ती करो, 2 मिनट रुक जाओ ना, जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, एक एक टर्म को बोलो। टी नॉट, टी नॉट सामान्यतः 0 डिग्री होता है और टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस होता है वो आर नॉट होता है, गर्म करने के बाद टेंपरेचर टी हो गया और उस समय रेजिस्टेंस भरकर आर टी हो गया। टी नॉट कौन? रेफरेंस, सामान्यतः टी नॉट कितना होता है बताइए? 0 डिग्री, 0 डिग्री पे टी नॉट होता है, नहीं आएगा समझ, और करो थोड़ा सा, इसमें कॉन्फिडेंस कम है अभी, और देखते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आगे बढ़े ना, कभी थोड़ा सा परेशानी है तो और इस पे करो, आना पूरा चाहिए। अगला संडे के पेपर में जियोमैग्नेटिज्म, एपरेंट एंगल, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, टेंजेंट गैलोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और न्यूट्रल पॉइंट, ये सब नीट के सिलेबस से हट गए हैं, पेपर में भी नहीं आएंगे। एंगल ऑफ डेप्थ, एपरेंट एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जियोमैग्नेटिज्म, टेंजेंट गैलोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, न्यूट्रल पॉइंट, 5 लेक्चर का सामान पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। डाई पैरा फेरो पूछा जाएगा। चलो क्या करा, समझ में आया? कितने टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस डबल हो जाए, तो देखो पहले फॉर्मूला लगाओ, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सीखो थोड़ा, जल्दबाजी मत करो, करो सवाल। कितने टेंपरेचर पर, इसका मतलब टी, ठीक है, रेजिस्टेंस विल बी डबल एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बताओ तो कितना होता है? आर नॉट, बोलो ना 10 बार, 0 डिग्री पर आर नॉट, आप चाहते हो रेजिस्टेंस डबल हो जाए, मतलब आर टी बराबर 2 आर। इतना बढ़िया लिखना है यार, तब समझ में आएगा। सर लास्ट चल रहा है सर, फटाफट बढ़ा दो, क्यों बढ़ाएं, आराम से करेंगे ना भाई, बढ़ाने से होगा क्या, 2 दिन को बचा भी लेगा, फायदा क्या, अच्छे से पढ़ना। 0 डिग्री पर आर नॉट डबल हो गया मतलब 2 आर नॉट, 2 आर नॉट। जब हो रहा है पूरा सिलेबस 28 से कमिटमेंट से, तो क्या बढ़ा दो, आर नॉट से आर नॉट, 2 बराबर 1 प्लस अल्फा 1 बटे 200 73, तो इसको उधर ले जाओ, 2 माइनस 1 बराबर 1 बटे 200 73, आंसर बताओ कितना? 273। सेल्सियस में आएगा, सब चीजें सेल्सियस में ही रखी हैं। एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूले को फिर रिकॉल करो। आर नॉट मतलब कब होता है? 0 डिग्री पर, गर्म करने के बाद आर टी, वो कह रहा है रेजिस्टेंस डबल हो गया, मतलब आर नॉट की जगह 2 आर नॉट। बोलो और देख लो, एक और करना हो तो फॉर्मूला सटीक याद होना चाहिए। एक और लिख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम बढ़िया सेट कर रखा है, सारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल क्लास में आ जाए, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया शानदार नोट्स बन जाए, तो क्या 2-3 बार तैयारी करके नोट्स रिवाइज करके बढ़िया तैयार हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। अभी सवाल और अच्छा है, सवाल की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको, 2-3 बार पूरा सवाल लिख लो। अब ये जो V बराबर IR पढ़ रहे हो ना, ओम्स लॉ, ये सभी के लिए फॉलो नहीं होता, उन्हीं के लिए फॉलो होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जिन्हें बोलते हैं ओमिक। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा हो तो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक। ओम के नियम का पालन नहीं करते वो, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक। उसमें V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब इसने भाई ने क्या होशियारी करी पता चला, वो कह रहा है 15 डिग्री पर, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए था, भाई ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, 15 डिग्री पर करंट दे दी, वोल्टेज दे दिया, तो अपन क्यों उस्ताद है ना, अपन रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। R बराबर V बटे I 200 बटे 10, रेजिस्टेंस कितना? 20 ओम। होशियारी खेली उसने। अब फॉर्मूला लगाइए, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, आर टी 20 ओम, आर नॉट पता नहीं, 1 प्लस अल्फा 1 बटे 200 34, टी टी 15, टी नॉट 0, ये पहली क्वेश्चन बन गई।
ठीक है, दूसरी बताइए, अब उसने क्या किया, करंट कम होके 5 हो गई, टेम्परेचर नहीं पता, करंट कम हो गई, अच्छा करंट कम हो गई होगी तो रेजिस्टेंस तो बढ़ गया होगा, वोल्टेज वही है, तो रेजिस्टेंस बताओ, V बटे I 200 बटे 5 40, RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, RT 40 ओम हो गया, R नॉट पता नहीं, अल्फा 1 बटे 234, टेम्परेचर नहीं पता, दो इक्वेशन दो अननोन, क्या करें बताओ, डिवाइड क्यों करें, हाँ डिवाइड ही कर दो, डिवाइड ही कर दो, डिवाइड ही कर दो, डिवाइड ही कर दो, सही है, R नॉट कर जाएगा, R नॉट चाहिए नहीं अपन, सही है, डिवाइड ही कर दो, और क्या, तीन सवाल आपने एक ही फॉर्मूले पे कैसे करा दिए, फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन है ना, तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए तीन सवाल, ताकि अपन को इस फॉर्मूले की पकड़ आ जाए, अब दिमाग में रखना है ना, T नॉट रेफरेंस टेंपरेचर होता है, सामान्यतः 0 डिग्री होता है, और अगर रूम टेंपरेचर दे दिया 27 तो 27 पे मानेंगे, 264 आ रहा है, डिवाइड करा 20 बटे 40 बराबर R नॉट 1 प्लस 1 बटे 234, R नॉट 1 प्लस 1 बटे 234, सॉल्व हो रहा है पूरा, पूरा सॉल्व 1 बटे 2, T कितना आ रहा है 200, पूरा सॉल्व हो रहा है भाई, पढ़ना आज घर जाके है ना, सिर्फ 45-50 मिनट की डिमांड करते हैं आपसे, 45-50 मिनट पढ़ते रहोगे, चैप्टर में बने रहोगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बढ़िया सवाल कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी दूर दूर तक। चलिए शुरू करें, 264 कब आएंगे तेरे आंसर सही, हलवाई कर रहे हैं, चलो लिखें, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें तो बोलते हैं ओमिक, ये सारे क्या हैं नॉन ओमिक, ये सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में ग्राफ आप देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये हमारे सिलेबस में भी है, तो ये सब नॉन ओमिक हैं, नॉन ओमिक हैं, ये सब प्रैक्टिकल ग्राफ है, सब प्रैक्टिकल ग्राफ है, ये गैलिनियम GaAs, गैलिनियम आर्सेनिक, इसका देखिए, देखें यहां तो लीनियर है, यहां देखिए नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, और ये वाला हिस्सा देखिए, ये तो और भी बढ़िया है, इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रही है, जबकि आप क्या सोचते हो, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़नी चाहिए, आप बिल्कुल सही सोचते हो, पर भैया ये सब ओमिक के लिए लागू होता है, ये ओमिक नहीं है, ये नॉन ओमिक है, सीधे ग्राफ याद होने चाहिए, पूछ सकता है ओमिक नॉन ओमिक, ओमिक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ये दोनों दोनों कैसे हैं, नॉन ओमिक, सर कैसे पता चला आशीष सर नॉन ओमिक है, क्योंकि इनके V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर ये कैसे समझ में आया, नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये कैसे पता चला सर नेगेटिव रेजिस्टेंस है, क्यों जरा सोचो, आपको याद है कल मैंने आपको बताया था वोल्टेज और करंट का ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, इसका स्लोप तो देखो, कहीं भी टेंजेंट खींचोगे इस रीजन में तो एक्यूट एंगल आएगा, तो इस रीजन में रेजिस्टेंस क्या है नेगेटिव, यहां सोचो एक्यूट एंगल, यहां सोचो एक्यूट, पर इस रीजन में ऑब्ट्यूज एंगल को लिखा भी है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, सर ये सीधा क्यों नहीं आ रहा सर, सीधा बच्चे ओमिक में आता है, ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, तो सर इसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों आता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, वो हमारे सिलेबस में भी है, सेमीकंडक्टर में वोल्टमीटर अमीटर लगाकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको पता भी हो, एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज के बाद करंट एकदम से राइज करती है, याद करिए, ग्राफ बना लीजिए, दोनों एनसीईआरटी के ग्राफ हैं, पूरा फोकस एनसीईआरटी के साथ, तो बढ़िया रहेगा, नॉन ओमिक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, नेगेटिव रीजन क्यों बताइए, इस रीजन में स्लोप क्या आ रही है नेगेटिव, इस रीजन में कहीं भी आप स्लोप खींचेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, हाँ सही है, फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होती है, रिवर्स में कम होती है, चलो क्या देख लो ग्राफ काम का है, पूछा जा सकता है कौन सा नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन कैसे पता चला, दो तरीके हैं, या तो स्लोप से समझ लो, या बिल्कुल देसी तरीका क्या है, वोल्टेज के साथ करंट बढ़नी चाहिए थी, इसमें वोल्टेज के साथ करंट घट रही है नेगेटिव रेजिस्टेंस से, दो तरीके हैं, गणित से देखना चाहोगे तो स्लोप, और देसी भाषा में वोल्टेज के बढ़ाने के साथ करंट ड्रॉप आउट हो रही है, गैलिनियम आर्सेनिक बताऊं क्या, घर जाके रखना नहीं है ग्राफ, बस ध्यान रखना है, जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं नॉन ओमिक, कई बार ये पूछ लेता है नेगेटिव रीजन कहां है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जहां पे स्लोप नेगेटिव है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस रेजिस्टेंस का स्लोप नेगेटिव है, हाईलाइट कर लीजिएगा रीजन, देसी तरीका बोलो क्या है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रही है, हर बात पे सवाल आता है, देखो अब वो जिसने पढ़ा हुआ है ना
उसके लिए कितनी बढ़िया है। इसलिए आपको कहते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के ग्राफ्स बहुत अच्छे से देख के जाओ। अब जिसने वो देखा हुआ है कितना आसान है, देखो ये पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यही पूछा है। ऐसा आइडेंटिफाई करो पोर्शन जहां रेजिस्टेंस नेगेटिव। ये तरीका है कि सीधी अगर किताब पढ़ी हुई है तो सवाल 10 सेकंड में सॉल्व। सीडी रीजन, सीडी रीजन में स्लोप नेगेटिव है, सीडी रीजन में स्लोप नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव, ये वाला रीजन। दूसरा तरीका जो देसी तरीका बताया था, बताओ वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रही है, बाकी सब में बढ़ रही है, देखो यहां बढ़ रही है, केवल ये पोर्शन ऐसा है जहां स्लोप नेगेटिव है। तो ग्राफ बना लीजिए, आंसर लिख लीजिए, सीडी रीजन। कितना छोटा सवाल है, सही पढ़ा हुआ होता है, जानकारी होती है। 10-12 सवाल तो फिजिक्स में से मिलते हैं जो सीधे थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न होता है। हाँ तो बीसी में लगभग कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एक सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस 0 ही हो जाता है। जनरली तो टेंपरेचर के साथ रो बढ़ता है, पर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर रो की वैल्यू 0 ही हो जाती है, 0 हो जाती है। आगे सिखाऊंगा अभी उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। बोलिए बढ़ेगा आगे, लिखा नीचे, नीचे लिखिए नॉलेज बूस्टर। सब छोड़ दूं। अब एक बढ़िया सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईएलपी नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब आप पूरी ईएलपी कर सकते हैं 1 2 और हो भी गई होगी, कल इसके डाउट भी डिस्कस करूंगा पहले आधे घंटे में 1 और 2 के। अब देखिए ये सवाल मैंने आपको कल भी सिखाया था, रोज बताऊंगा, ये सवाल बहुत फेमस है। देखते ही बताइए क्या चीज सेम रहती है, करंट, आई सेम, आई सेम। बताओ इधर एरिया, एरिया कम है, एरिया कम है तो करंट डेंसिटी होता है आई बाई ए, जहां एरिया कम वहां करंट डेंसिटी ज्यादा, तो यहां जे ज्यादा। अब आएगी नई बात जो कल नहीं सिखाई थी, जे बराबर होता है सिग्मा ई, फॉर्मूले याद करने के मजे, जे बराबर सिग्मा ई, जहां जे कम वहां ई भी कम, जहां जे ज्यादा वहां ई भी ज्यादा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। एरिया ज्यादा है, करंट डेंसिटी कम है, जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर सिग्मा ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कमेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जोड़ दो सिकंदर सर से, फ्लूइड वाला कांसेप्ट लगेगा, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसे सर जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, बेहतरीन पढ़ाते हैं कंसेप्चुअल, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, वीडी कम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो सवाल में क्या क्या पूछा है, यही पूछा है, कमेंट करिए करंट डेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, रेजिस्टिविटी पर। भाई रेजिस्टिविटी कहां बदलेगी, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी लिख दो, बहुत ही बढ़िया सवाल। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की, वो तो पूरे कंडक्टर की सेम ही रहेगी। इसलिए तीसरा सवाल बच्चों बहुत अच्छा है, काम का सवाल है। बाकी क्वेश्चन करो 4 से लेकर एंड तक करोगे सारे बन जाएंगे। तो होमवर्क है ईएलपी 1 14 सवाल, ईएलपी 2 15, 15 और 14 29, ये 29 अपने आने चाहिए। 3 लेक्चर हो गए, कल से आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, ओम्स लॉ।